नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोदी कैबिनेट से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर से। बंगाल में मिली हार और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी चल रही है। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया को बड़ा विभाग मिल सकता है। जून में ही कैबिनेट में फेरबदल होना तय माना जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है अंदर खाने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे ग्रुप्स में, समूहों में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा भी करते चल रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल हुए। कल यानी शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र नाथ पांडेय, हरदीप पुरी के साथ उनके संबंधित मंत्रालयों के कामों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। इससे पहले वीके सिंह और अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त केंद्र से, सिंधिया जी को क्या कोई बड़ा विभाग मिल सकता है? बहुत लाइकली माना जा रहा है कि इसी महीने हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। राजनीति में, सियासत में अदावत कब दोस्ती में बदल जाए और दोस्ती कब अदावत में बदल जाए, ये कहना मुश्किल है। वक्त के साथ राजनीति का मिजाज भी बदलता है। ऐसे में नेताओं का मिजाज भी बदल जाए तो साहब कोई हैरानी की बात नहीं है। ग्वालियर में एक मुलाकात कुछ इसी बात की बयानी कर रही है। देखिए, 23 साल की सियासी अदावत एक मुलाकात से लेगी करवट। सिंधिया पवैया की मुलाकात, बंद कमरे में हुई क्या बात। दो नेताओं की मुलाकात चर्चा में है। दोनों नेताओं की आशियाने कहने को तो एक शहर में ही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच अदावत कुछ ऐसी रही कि एक दूसरे की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखा। तस्वीरों को देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि ये दोनों नेता सिंधिया और पवैया ही हैं। लेकिन बंद कमरे में 20-25 मिनट चली मुलाकात से क्या 23 साल पुरानी सियासी अदावत का दी एंड हो गया? सिंधिया का बयान कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की है। अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं। और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। अतीत में झांकिए तो जयभान सिंह पवैया और सिंधिया परिवार के बीच रिश्ते में खटास नहीं थी। पवैया के रिश्ते स्वर्गीय राजमाता से लेकर यशोधरा राजे सिंधिया तक सामान्य रहे। लेकिन सन 1998 में जयभान सिंह पवैया ने जब कांग्रेस नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो हालात बदल गए। लेकिन अब जूनियर सिंधिया बीजेपी के हैं तो वो मैसेज भी क्लियर दे रहे हैं। हालांकि जयभान इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ओकेजन है, अवसर है, वो शोक संवेदना का अवसर था। पारिवारिक चर्चाएं होती हैं। पोस्ट कोविड जो कुछ समस्याएं मुझे भी आई हैं, उसको लेकर दोनों की भी बातचीत हुई, क्योंकि वो भी कोरोना से गहरे संकट से जूझ चुके हैं। और इसलिए आज की मुलाकात को बहुत राजनीतिक मायनों से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि जब हम दोनों ही एक संगठन परिवार के हैं तो ऐसी रहस्यमयी क्या मुलाकात होगी। पवैया ग्वालियर में हैं। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अचानक उनके यहाँ पहुंच गए थे। अभी राजनीतिक हलकों में उस मुलाकात की गर्माहट बाकी थी और इस मुलाकात ने फिर कुछ कयासों को जन्म दे दिया।
प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सिंधिया जी ज़रूर अतीत पर नज़र डालने से बचते नज़र आए और उन्होंने कहा कि वर्तमान और भविष्य के संबंधों पर हम दोनों की निगाह है। पवैया जी ज़रूर ये कहते नज़र आए कि एक ही संगठन में हैं, एक ही पार्टी में हैं, तो इसमें क्या रहस्य तलाशा जा रहा है। एक मुलाकात सिंधिया और पवैया की रही और दूसरी मुलाकात प्रशांत किशोर, जी हाँ वही नामचीन चुनाव के प्रबंधन के मास्टर, उनकी और एनसीपी के बॉस शरद पवार जी के बीच हुई। जी हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच शनिवार को तकरीबन 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओके बंगले में हुई इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर एनसीपी के साथ बतौर रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट अपनी दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं। एनसीपी क्यों? सवाल तो है सर। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि पवार के यूपीए अध्यक्ष के साथ विपक्ष का चेहरा बनने की जो एक कहानी, स्टोरी और एक्सरसाइज सामने आ रही है, ये उससे भी जुड़ती है बात। बंगाल चुनाव के बाद पवार ने ममता को फोन करके बधाई दी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? जी हां साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच में चर्चा हो रही है। क्या ये चेहरा शरद पवार सर होंगे? पता नहीं सर। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की ये जो भेंट है, ये जो मुलाकात है, ये बहुत अहम मानी जा रही है और इस भेंट को ममता बनर्जी की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना सरकार चला रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 100 मिनट की एक मेगा मुलाकात हुई थी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं रही। इस मुलाकात के बाद शिवसेना ने भी बीजेपी पर अपने नरम रुख का संकेत दिया है। उधर शरद पवार का ये बयान भी सामने आ चुका है कि बाला साहेब ने वायदा निभाया था, शिवसेना भी भरोसा नहीं तोड़ेगी, ये दोस्ताना कायम रहेगा। हालांकि प्रशांत किशोर से मुलाकात पर शरद पवार का कहना है कि दूसरे क्षेत्रों से लोग उनसे मिलने आते रहते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन इन मुलाकातों के सियासी मायने तो निकाले जाएंगे, जरूर निकाले जाएंगे। कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। राजस्थान में सचिन पायलट कथित रूप से नाराज हैं और उनके साथ खड़े हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि पायलट का मध्य प्रदेश से क्या कनेक्शन है सर, देखिए ना, ये रिपोर्ट देखिए। पायलट के साथ सज्जन, एमपी कांग्रेस का क्या कनेक्शन? बदलाव की यहां भी पुकार, कई चेहरे का बीजेपी के तरफ झुकाव। धैर्य और मानसिक मजबूती आवश्यक होती, वही बात सचिन पायलट के लिए भी लागू होती। लंबे समय से धैर्य उन्होंने रखा, मैं समझता हूँ 10 महीने हो गए, लेकिन जिन लोगों पे कांग्रेस भरोसा करके पेचअप के लिए भेजती है, वो इतने मजबूत लोग होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए कि जिस कार्य से भेजा जा रहा है वो कार्य परिणति की ओर जाए। मध्य प्रदेश के जितने भी युवा चेहरे थे, एक बार का जीता हुआ, 2 बार का, सबको कैबिनेट मंत्री बनाया हमने। इसलिए बनाया कि युवा शक्ति को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है। जिस पार्टी की युवा शक्ति मजबूत होती है वो सर्वाइव करता है, तो किसी न किसी युवा के हाथ में कमान आएगी। बहुत सारे युवा हैं हमारे। सज्जन सिंह वर्मा हमेशा से ही मुखर नेता रहे हैं।
अपनी बात दमदारी से रखते हैं, चाहे वो बीजेपी पर हमला करना हो या फिर अपनी पार्टी से जुड़ी बात ही क्यों ना हो। इस बार राजस्थान में पायलट खेमे की नाराजगी पर उन्होंने 8 महीने पहले बनी कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है और इसी के साथ वो एमपी कांग्रेस में जल्द बदलाव की बात भी करते दिखे हैं। दोनों बातों को जोड़ें तो बात खुद ही साफ हो जाती है। पहले सिंधिया, फिर जतिन प्रसाद का जाना और अब कांग्रेस से पायलट खेमे की नाराजगी के बीच सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि बंसल न्यूज पर सज्जन पहले भी बोल चुके हैं कि प्रदेश में कमलनाथ एक ही पद रखेंगे। 40 से 50 साल का एज ग्रुप, उसको शक्ति दी जाए। वरिष्ठता का जो क्रम है, कई पद ऐसे हैं जहाँ बैठ के अपने अनुभव का आशीर्वाद दे तो ये संगठन मजबूत हाथों में आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। लगता है तब से लेकर आज तक सज्जन सिंह वर्मा अपनी बातों पर कायम है, तभी तो वो बदलाव और नए चेहरे की पैरोकारी कर रहे हैं। नए चेहरे की बात करें तो जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, सचिन यादव, अरुण यादव, प्रियव्रत सिंह, उमंग सिंघार जैसे युवा चेहरे पहले भी कांग्रेस सरकार में मंत्री का पद संभाल चुके हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस में अगर बदलाव की पुकार है तो फिर वो कब तक बचेगी, क्योंकि उधर बीजेपी हर असंतुष्ट कांग्रेसी नेता पर नजरें गड़ाए हुए है। हाल ही में मुकेश नायक के भाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अटकलें खुद मुकेश नायक को लेकर भी लग रही हैं। अभी भिंड के बीएसपी नेता गुड्डू पंडित का बीजेपी में जाना भी कांग्रेस के लिए अलर्ट का अलार्म है। वे सभी लोग जिनको इस सुगंध से प्रेम है, इस माटी से प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। ऐसे आक्रामकता कुछ नहीं है इसमें। जिनको भी लगता है कि कांग्रेस में उधर राहुल गांधी के अलावा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अलावा कुछ नहीं है, इस जमीन से आसमां तक सब समाप्त है, तो वे अपनी ज़मीन भी तलाश रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उनको भी पसंद कर रहे हैं। जानकारों की माने तो एक और बीजेपी आक्रामक है, विस्तार के रथ पर सवार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में कलह है। इन दिनों अजय सिंह बनाम कमलनाथ की बहस सियासी गलियारों में गर्म है। ये आगे क्या रूप लेगी, इसका भी अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसी बीच राहुल की तिकड़ी में सिंधिया और जतिन के बाद पायलट के जाने की अटकलों को भी खूब उछाला जा रहा है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पायलट की नाराजगी के बहाने ही सही, यहाँ भी कांग्रेस में आवाज मुखर होने लगी है, लेकिन बदलाव है कि कांग्रेस की ओर बढ़ ही नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सज्जन सिंह वर्मा जी की बात सुनकर इतना तो अंदाज़ा लगा कि सिंधिया जी के जाने की चोट कांग्रेस को काफ़ी कुछ सिखा भी गई है और यही वजह है कि पायलट साहब की गाड़ी जब जब बढ़ने लगती है कथित रूप से बीजेपी की तरफ, तो कांग्रेस अपने संयम रूपी ब्रेकर के साथ सामने आ जाती है कि नहीं सर, हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं, थोड़ा धैर्य और रखिए। लेकिन धैर्य की भी सीमा है सर, छलक भी सकता है, तो ध्यान रखिए। पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर गोविंद सिंह जी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। ये कांग्रेस की परंपरा भी है। गोविंद सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष की अपनी भूमिका, अपने धर्म को ठीक से नहीं निभा रही है, बड़े नेताओं को घर से निकलना चाहिए। वहीं गोविंद सिंह का यह भी कहना है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा से कोई मध्य प्रदेश में आगे जाकर मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये तो कटाक्ष टाइप की चीज दिखती है। राजनीतिक विचारधारा एक तरफ है, लेकिन अपने क्षेत्र का आदमी यदि मुख्यमंत्री बनता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो ये चुटकी लेने से भी नहीं चूके हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को वास्तव में हमें जो काम करना चाहिए उतना विपक्ष में ताकत से नहीं कर पाए। ये सज्जन वर्मा का सोच होगा और मेरा भी सोच है कि जो योग्य हैं, अनुभवी हैं, कोई भी दल सामंजस्य बना के बैठ के पंचायत बना के चलना चाहिए। अगर सज्जन वर्मा को कहीं कोई तकलीफ है तो हमारा उनसे अनुरोध है कि जाके हाईकमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्षों से अपनी बात कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे नरोत्तम मिश्रा से बढ़िया कौन होगा। हमारे संभाग का, हमारे क्षेत्र का विकास होगा
जब अपने घर का आदमी बन जाएगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो हमें खुशी होगी, हम उसको धन्यवाद देंगे। डॉक्टर साहब ये भी कह सकते थे कि अगर कांग्रेस की बात है तो ग्वालियर चंबल से मुझ पर भी नजर इनायत हो जाए मुख्यमंत्री के लिए। मैं भी बहुत समय से अखाड़े में बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पार्टी का रहमो करम भी हो जाए, नजर इनायत भी हो जाए। ये शायद बीजेपी का बॉल होगा, बीजेपी इस बात को पकड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कथित रूप से तनातनी की अटकलें चल रही हैं। सियासी हलकों में इसकी वजह उत्तर प्रदेश में कहीं नेतृत्व परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है तो कहीं कैबिनेट विस्तार से देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। ऐसे अनुमान भी लगाए गए हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व उत्तर प्रदेश का विभाजन करके अलग पूर्वांचल राज्य बनाने पर विचार कर रहा है। लेकिन योगी खेमा इससे सहमत नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल बेल्ट से ही योगी जी भी आते हैं और अगर अलग पूर्वांचल राज्य बनेगा तो गोरखपुर उसी पूर्वांचल राज्य का हिस्सा हो सकता है जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने और उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने को भी राजनीतिक समीक्षक इससे जोड़कर देख रहे हैं। शर्मा कुछ समय से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यानी वाराणसी में कोरोना प्रबंधन से जुड़े मामले संभाल रहे थे। चलिए, ये तो अटकलें हैं, सियासी गलियारों की कयासबाजी है। जब सच होगी तो होगी और हो सकता है बिल्कुल ही ना हो। लेकिन अब थोड़ा पूर्वांचल को भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूर्वांचल या पूरबिया क्या है। बीजेपी का मिशन पूर्वांचल। पूर्वांचल जीतने वाला ही उत्तर प्रदेश की सत्ता पर होता है काबिज। पूर्वांचल में शामिल हो सकते हैं अगर ये बनता है एक अलग राज्य 23 से 25 जिले। पूर्वांचल में हो सकती हैं 125 विधानसभा सीटें, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वहीं से जीतने वाला मुख्यमंत्री होता है। अलग पूर्वांचल की बात से योगी खेमा सहमत नहीं है, ये बात सामने आ रही है। और पूर्वांचल बना तो गोरखपुर भी, जैसा हमने आपको पहले बताया, नए राज्य का हिस्सा होगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, उनका परंपरा से चला आ रहा मठ गोरखपुर में ही है, जिस मठ परंपरा से योगी आदित्यनाथ जुड़े। योगी 5 बार गोरखपुर से लोकसभा के सांसद रहे हैं। योगी गोरख पीठ के महंत भी हैं। तो ये वो कहानी है जो सियासी गलियारों में इस समय चर्चित है और इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये दांव भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में फिर एक प्रचंड सफलता की दृष्टि से खेल सकता है। वक्त बताएगा होता है कि नहीं होता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें वायरल होती रहती हैं, लेकिन कोरोना काल में इन अफवाहों का बाजार कुछ ज़्यादा ही गर्म रहा। जहां सरकार कोरोना वायरस से बचने के उपायों की जानकारी देती रही, वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना के इलाज को लेकर झूठे दावे जमकर वायरल हो रहे थे सर, और इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। काली मिर्च खाओ, शहद का इस्तेमाल करो, गोबर लगाओ, गोमूत्र पियो और न जाने क्या क्या दावे किए गए कोरोना के इलाज के लिए। देश में जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैला, उतने ही ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोरोना के इलाज के भ्रामक दावों की भरमार रही। ऐसे दावे हिंदी भाषा में ज्यादा हैं
क्योंकि इन कंपनियों के पास हिंदी भाषा से जुड़ी फैक्ट चेकिंग का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। यह खुलासा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से मई के बीच 150 ऐसी पोस्ट सामने आई जिनमें कोरोना से इलाज के देशी तरीके बताए गए थे। बड़ी बात यह है कि इन्हें 10 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे। इन पर निगरानी का आलम यह है कि जून तक ऐसी 150 में से बमुश्किल 10 पोस्ट को या तो हटाया गया या झूठी जानकारी देने का लेबल लगाया गया। इसी तरह ट्विटर पर भी एक हफ्ते में 60 से अधिक दावे सामने आए जिन्हें 35 लाख लोगों ने फॉलो किया। जाहिर है कि कोरोना काल में लोग मानसिक तनाव से गुजरे हैं। इस दौरान उन्हें महामारी से बचने के लिए जो उपाय ठीक लगे लोगों ने उसे फॉलो किया। ऐसे में भ्रामक दावों की सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की गई। वहीं फैक्ट चेक करने वाली एक साइट के मुताबिक फेसबुक और अन्य कंपनियों को गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, लेकिन मुनाफाखोरी के कारण ऐसा नहीं किया गया है। भारत और अमेरिका में विज्ञापन कीमतों में अंतर है। यहाँ उतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए कंपनी स्टाफ में निवेश करने में रुचि नहीं रखती और पोस्ट फिल्टर नहीं हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कई बार बड़ी दिलचस्प घटनाएं हो जाती हैं। इतिहास के में एक ऐसी दिलचस्प घटना दर्ज है जब नामचीन अभिनेता और राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर एक जाने माने अपने समय के अध्यात्मविद जे कृष्णमूर्ति से मिल लिए। एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वीराज कपूर हूँ। जे कृष्णमूर्ति फिल्में नहीं देखते तो उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं जानता। पृथ्वीराज कपूर को लगा, अरे झटका लगता ही है। उन्होंने कहा, मैं राज कपूर का पिता हूँ जो बड़े अभिनेता हैं। उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए, मैं राज कपूर को भी नहीं जानता हूँ, दरअसल मैं फिल्में ही नहीं देखता हूँ। फिर पृथ्वीराज जी को लगा कि ये एक्सप्रेशन का गलत तरीका है। इंदौर के सांवेर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण का जायजा लेने गए मंत्री तुलसी सिलावट उस समय अजीब सी स्थिति में फंस गए जब उन्होंने टीका लगवाने आई एक महिला से पूछा कि आप मुझे पहचानती हैं, मैं कौन हूं? तो महिला ने कहा, कमलनाथ जी। इतना सुनते ही मंत्री जी थोड़ा सा विचलित तो हुए ही होंगे, लेकिन उन्होंने तत्काल बात को संभाला और बोले, अरे शिवराज जी या सिंधिया जी ही बोल देती। हालांकि इस पूरे मामले को मंत्री जी ने बड़े लाइटर वेन में लिया, हल्के फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर बड़ा जमकर वायरल हो रहा है। प्रणाम है तुलसी जी आपको। क्या नाम है? मुझे पहचानती हो? कौन हूँ मैं? कमलनाथ जी। आप तो तुलसी सिलावट बोलती, शिवराज जी बोलते, संजय जी बोलते। नहीं बेटा सर, मास्क लगाओ, वैक्सीन लगाओ, बढ़ाओ पीछे बेटा। भाभी क्या नाम है? मुझे पहचानती हो? कौन हूँ मैं? कमलनाथ जी। आप तो तुलसी सिलावट बोलती, शिवराज जी बोलते। तो आपने देखा किस तरह बात संभाली सिलावट जी ने। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2013 में विद्याचरण जी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो नक्सली हमले में बुरी तरह जख्मी हुए थे, कई गोलियां लगी थी उन्हें, और उसी की वजह से एक शहीद की तरह उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने प्राण कमाए। विद्याचरण शुक्ल एक अलग किस्म के नेता रहे और संजय गांधी जी के साथ काम करना और नेहरू गांधी परिवार की चारों पीढ़ियों के साथ काम करने का अनुभव उनके साथ था। बंसल न्यूज़ ही वो चैनल रहा जिसने उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इंटरव्यू उनका मीडिया को दिया गया। बंसल न्यूज़ ने ही उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत में उन्होंने राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, इन सब को लेकर बड़ी दिलचस्प और पहली बार उद्घाटित करने वाली बातें कही थी। आप देखिए इन दिलचस्प चीज़ों को और हम भी यादों के झरोखों में आपको ले चलते हैं। इस दिग्गज नेता ने उस समय क्या कुछ कहा था। किसी भी राजनेता में जितने भी गुण हो सकते हैं वो सब विद्याचरण शुक्ल में थे।
एक राजनेता के बेटे नफासत से रहने वाले नेता, उनके पिता रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भाई श्यामाचरण शुक्ल भी। इस नाते राजनीति उन्हें विरासत में मिली। 1957 में महज 28 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। इस दौरान ढेरों किस्से थे जिन्हें उन्होंने बंसल न्यूज के साथ साझा भी किया था। पंडित जी का 7 साल का प्रधानमंत्री काल हमने बहुत नजदीक से देखा। उनका कार्यशैली किस प्रकार से वो संसद का सम्मान करते थे, छोटे छोटे मामलों में भी थोड़ी सी जहां पर जरूरत पड़े वो तुरंत संसद में हाजिर होकर अपना काम करते थे। राज्यसभा में बात करना हो, लोकसभा में बात करना हो, और यहाँ तक कि वो सब सांसदों से कहते थे, खासकर कांग्रेस के सांसदों से, कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से मैले कुचैले कपड़े और कुछ भी कपड़े पहन के मत आया कीजिए। जब जाते हैं तो एक ऐसा जैसा मंदिर में लोग जाते हैं उस तरह से साफ सफाई से और अच्छी भावना लेके आए। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के उन ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने राजनीति अपनी शर्तों पर की। जानकारों की नजर में उनकी राजनीति की स्टाइल खुला खेल, फर्रुखाबादी किस्म की थी। वो जो करते थे माथे पर बगैर शिकन लाए करते थे, चाहे वो प्रतिद्वंदियों को पटखनी देना हो या फिर दल बदल हो। जिस समय देश में आपातकाल लागू था उस समय वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे और उन्होंने प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 1975 से 77 में जब किशोर कुमार जी को कुछ आकाशवाणी में बैन किया गया था, ये आपका निर्णय था या आप पर दबाव था कि ऐसा करो? नहीं, वो आकाशवाणी वालों का निर्णय था। वो जान के उन्होंने किया जी कि वो सहयोग नहीं करते थे। बहुत से जो भारत सरकार के काम होते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग काम होते थे, तो जो सहयोग नहीं करते थे उनसे सहयोग लिया नहीं जाता था। इस तरह की भावना से किया गया और उसमें मेरा कोई योगदान या संजय गांधी कोई योगदान नहीं था। वो हो रहा था, होने दिया, उसको रोका नहीं, उसमें बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, पर हुआ। और फिर उस वक्त भी लगा मुझे, और मैं समझता हूँ बहुत लोगों को लगा होगा कि ये बात ठीक नहीं हुई। सियासत का खेल भी कुछ ऐसा ही है, कभी आप शिखर पर होते हैं तो कभी हाशिए पर पटक दिए जाते हैं। विद्याचरण शुक्ल के साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर वे फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार उभरते रहे। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके। वो अलग थे। उनके पिता और भाई दोनों से जीवन को भरपूर जीने की हामी, ताउम्र छत्तीसगढ़ से केंद्र की राजनीति की। छत्तीसगढ़ के लिए वो विद्या भैया थे। नक्सली मामलों में उनका कभी लेना देना नहीं रहा, मगर वो झीरम घाटी हमले में घायल हुए और फिर सभी को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। दो 2013 में जब हमारी मुलाकात उनसे हुई थी तो मैं आज भी उस क्षण को नहीं भूलता कि 80 पार कर चुके इस राजनेता के चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। और जब हमने उनके सहायक से बात की तो उन्होंने बताया कि वस्त्र को लेकर और कपड़ों को लेकर इतने सतर्क और सजग रहते हैं कि अगर लाल रंग है तो लाल रंग के 6 शेड्स उनके वार्डरोब में आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के लाल रंग के 6 शेड्स। अपनी सेहत पर पूरा ध्यान, फिटनेस पर पूरा ध्यान। श्रद्धांजलि इस दिग्गज नेता को कांग्रेस के। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।